नमस्कार। सच्ची विरासत चैनल में मैं सुगंधा जौहर आपका स्वागत करती हूँ। यहाँ आपको न कभी झूठ मिलेगा न फरेब। आज मैं बात करूँगी आईनों के बारे में, वो कब बनने लगे और किन चीज़ों के बनते रहे। और वीडियो के अंत में मैं चीन और जापान के उन हैरत अंगेज़ करने वाले आईनों के बारे में बताऊँगी जिनमें उनके पीछे की नक्काशी भी दिखती है। इसलिए प्लीज़ आखिर तक वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो चलें आईनों की तरफ। आप क्या सोचते हैं, आईने कब बनने लगे? 1000-2000 साल? जी नहीं, आईने कम से कम 8 से 8,500 साल से बन रहे हैं। और सबसे पुराने आईने मिले हैं दुनिया के पहले शहर शैटलखोयुक में, जो मध्य तुर्की में है। ये गोल आईने पॉलिश किए काले ऑब्सिडियन के थे, जो ज्वालामुखी की ताप से बना एक नैसर्गिक कांच है। चूँकि ऑब्सिडियन दुनिया में बहुत कम है और तांबा कहीं ज़्यादा, औजार जब तांबे के बनने लगे तो आईने भी तांबे के बन गया, या फिर तांबे और टिन का एक मिश्र धातु जिसे ब्रॉन्ज कहते हैं, या फिर हिंदी में कांस्य। दुनिया के सबसे पुराने तांबे और ब्रॉन्ज आईनों की उम्र है 5 से 5,500 साल, और वो मिले हैं ऊर और कीश शहरों से, जो ईरान और इराक के बीच में हैं। ये गोल पत्थर के आईनों को एक छोटी सी कील भी होती थी जो हैंडल में घोंसी जाती थी। इसके बाद के आईने हैं इजिप्ट के, जो 5,000 साल पहले शुरू होते हैं। इजिप्शियंस को ना बनाव श्रृंगार का बहुत शौक था, इसीलिए इजिप्ट से काफ़ी मात्रा में आईने तो मिले ही हैं, पर उसके साथ मिली है काजल लगाने की तिल्लियाँ। इजिप्ट के आईने ब्रॉन्ज को ठोक के बनाए गए पत्थर के होते थे, और उन्हें भी एक खील नुमा भाग होता था जो हाथीदांत, धातु या लकड़ी के सुंदर नक्काशी वाले हैंडल्स में खोसा जाता था। इसके बाद के आईने हैं इंडस वैली या सिंधु संस्कृति के, जो 4,500 साल पहले शुरू होते हैं और सारे खास जगहों से मिले हैं। ये आईने भी गोल थे और इन्हें भी कील होती थी, पर एक बार फिर हैंडल्स न मिलने के कारण हम उनके बारे में कुछ भी नहीं कह सकते। अब रुक करते हैं यूरोप का, और ख़ास करके ग्रीस, जो यूरोप की आद्य संस्कृति मानी जाती हैं। ग्रीस के आईने शुरू हुए 2,500 साल पहले, और ये ज़्यादातर ब्रॉन्ज के थे। चूँकि ग्रीस के लोगों को भी इजिप्ट की ही तरह बनाव श्रृंगार का काफ़ी शौक था, यहाँ भी काफ़ी आईने मिले हैं, और आईनों के उदाहरण हमें उनकी चित्रकला और मूर्तिकला में भी मिलते हैं। इनकी खासियत है इनके स्टैंड नुमा आईने, जिनमें बहुत सुंदर मूर्तियाँ मिल जाती हैं। ग्रीस के आईनों में सबसे मशहूर आईना इजिप्ट के अलेक्जेंड्रिया शहर के लाइट हाउस में था। लाइट हाउसेस जहाज़ों को किनारे के पत्थरों के बारे में आगाह करने के लिए बनाए जाते हैं, और ये आईनों की सहायता से प्रकाश को समुद्र में फेंककर जहाज़ों को आगाह करते हैं। इसीलिए लाइट हाउसेस के आईने बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, और इसी कारण से अलेक्जेंड्रिया का लाइट हाउस और उसका बेहद बड़ा था आईना, इनको प्राचीन दुनिया के 7 आश्चर्यों में गिना जाता है। अलेक्जेंड्रिया का लाइट हाउस आज से 2,200 साल पहले इजिप्ट के पहले ग्रीक राजा टॉलेमी प्रथम ने बनाना शुरू किया। ये टॉलेमी प्रथम अलेक्जेंडर के जीवन में उसका जनरल था, और उसकी मृत्यु के बाद उसने अलेक्जेंडर के साम्राज्य के एक हिस्से पर अपना राज जमा लिया था। 2,200 साल पहले बनना शुरू हुआ ये लाइट हाउस अगले 1650 साल तक अपना काम करता रहा, और 14वीं सदी की आखिर में एक भूचाल के कारण ढह गया। इस लाइट हाउस के बारे में कई लोगों ने लिखा, पर इनमें सबसे विस्तृत और सबसे सही जानकारी हमें मिलती है स्पेन के एक प्रवासी यूसुफ इब्न शेख अल बदावी से, जो 1342 में अलेक्जेंड्रिया आया था। 2000 साल पहले पूरे यूरोप
उत्तरी अफ्रीका और पश्चिमी एशिया के सारी संस्कृतियों को हराकर रोम ने उसके ऊपर अपना अमल कायम किया और साम्राज्य बन गया। और उसके बाद रोम का व्यापार मध्य एशिया के रास्ते चीन से और समुद्री रास्ते इंडिया से शुरू हुआ। उस वक्त चीन के कारीगर धातु काम में दुनिया में सबसे माहिर थे। जानकारों के अनुसार रोम के कारीगरों ने भी उनसे सीखा और उसी का नतीजा है रोम के ये सुंदर आईने और उनकी मूर्तियाँ। तांबे के अलावा रोम में चांदी और सोने के आईने भी बनते थे या ब्रॉन्ज के आईने पर चांदी और सोने का काम भी होता था। अब वापस बारी है इंडिया की। पर उसके पहले एक बात, दुनिया की ज़्यादातर संस्कृतियों में आईने अपने मालिकों के साथ दफनाए जाते थे, जहाँ से पुरातत्व शास्त्रज्ञों को उनके उदाहरण मिलते। इंडिया में दाह संस्कार के चलते और कब्र में कुछ सामान न रखने के रिवाज के कारण इंडिया के पुरातत्व शास्त्रज्ञों को आईनों के बहुत ही कम उदाहरण मिले हैं और उन्हें निर्भर रहना पड़ता है इस तरह से मूर्तिकला और चित्रकला में उनके चित्रणों पर। उसका अपवाद है कश्मीर का ये आईनों का हैंडल जिसमें सरस्वती है। अब चलते हैं दुनिया के एक ऐसे हिस्से की तरफ जिसके बारे में हम इंडियंस को बहुत कम जानकारी है। मैं जिक्र कर रही हूँ मध्य अमेरिका की। 16वीं सदी के स्पेनिश आक्रामकों के आने के पहले मध्य अमेरिका में 3 महत्वपूर्ण संस्कृतियाँ होगी। ये थी ओल्मेक, मायन और एज़टेक। इन तीनों संस्कृतियों में आईने थे, पर कमाल ये है कि इनमें से किसी संस्कृति में तांबे या ब्रॉन्ज के आईने कभी नहीं बने। मध्य अमेरिका में आईनों का उपयोग अपनी छवि निहारने से ज़्यादा अपना रुतबा और ओहदा दर्शाने के लिए होता था या फिर आध्यात्मिक क्रियाकलापों के लिए। ये लोग आईने या तो अपने गले में बांधते थे या फिर पीठ के पीछे। कि ओल्मेक संस्कृति 3200 साल पहले शुरू हुई और अगले 600-700 साल तक चलती रही। ओल्मेक संस्कृति की खास पहचान इस तरह के सर है जो इनके इलाकों में पाई जाते हैं। ओल्मेक संस्कृति के आईने ऑब्सिडियन के थे, पर इनको बनाने की विधि और आकार तुर्की के ऑब्सिडियन आईनों से कहीं अलग था। मध्य अमेरिका की दूसरी संस्कृति है मायन, जो करीब करीब 4000 साल पहले शुरू हुई और स्पेनिश लोगों के आने तक चलती रही। इजिप्ट ही की तरह मायन संस्कृति भी अपने पिरामिड्स के लिए मशहूर है। उनका ये 2000 साल पुराना टियोटिहुआकान पिरामिड मेक्सिको शहर से 40 किलोमीटर की दूरी पर है और आज यूनेस्को के मॉन्यूमेंट्स लिस्ट में अंकित है। मायन आईने लोहे के एक खनिज पाइराइट के बनते थे जो पीले रंग का होता है। इसी कारण पाइराइट को कई बार फूल्स गोल्ड या मूर्खों का सोना भी कहा जाता है। ये पाइराइट के आईने बनाने के लिए शुरू में पाइराइट का एक पॉलिश किया गया गोल चकता लेकर उसे गोंद से लकड़ी या स्लेट पे चिपकाया जाता था। बाद में एक चकते के बजाय कई सारे पाइराइट के टुकड़ों को एक चकते पर चिपकाया जाने लगा और जिस स्लेट पे उसे चिपकाते थे उसके पीछे भी काफ़ी अच्छी नक्काशी होती थी। कुछ कैलकुलेशंस के अनुसार इसमें का एक आईना बनाने के लिए 900 से 1300 घंटे लग जाते थे। मध्य अमेरिका की तीसरी संस्कृति एज़टेक ये ओल्मेक संस्कृति से ही निकली थी और उन्हीं की तरह इनके आईने भी ऑब्सिडियन के होते थे, पर ये आईने ओल्मेक ऑब्सिडियन आईनों से काफ़ी बड़े थे। ये वाला एज़टेक आईना इंग्लैंड की एलिजाबेथ फर्स्ट रानी के प्रसिद्ध केमिस्ट जॉन डीन के पास था, जो उसने शायद स्पेन से खरीदा था। हमने अब तक कांच के आईनों की बात नहीं की। रोम के एक लेखक प्लिनी के अनुसार पैलेस्टाइन के सिडोन शहर में पहली सदी में ही कांच के आईने बनने लगे थे और इसे बनाने के लिए पिघले कांच का एक बुलबुला बनाया जाता था जिसे काट कर पॉलिश किया जाता था। ये आईने नाजुक तो थे ही, पर उनकी छवि भी बिल्कुल धुंधली थी, इसीलिए
कांच के आईने होते हुए भी 16वीं सदी तक ब्रॉन्ज के आईने ही पसंद किए जाते थे। 13वीं सदी में यूरोप ने पहली बार कांच के फलक बनाने की टेक्निक विकसित हुई और 16वीं सदी ने वेनिस के कारीगरों ने कांच के फलक पर चांदी और टिन के एक सीक्रेट मिश्रण को लगाकर सुंदर चमकीले आईने बनाने शुरू हुए, जिसमें की छवि भी साफ थी। तब से अब तक रसिक लोग वेनिस के बने आईने ही पसंद करते हैं। 17वीं सदी में फ्रांस का राजा लुई 14 अपने इस वर्साई राजमहल के हॉल में काफ़ी आईने लगाना चाहता था, पर वेनिस के आईने महंगे थे। सो उसने अपनी सैन गोबैन नाम की फैक्ट्री शुरू की और फ्रांसीसी कारीगरों को सिखाने के लिए वेनिस के कुछ कारीगरों को पहला फुसलाकर पेरिस ले आया। पर उसके पहले कि वो फ्रांसीसी लोगों को कुछ सिखा सके, उन्हें बाकी वेनिस के लोगों ने मरवा डाला। पर फ्रांसीसी कारीगर डटे रहे और वर्साई राजमहल के इस सुप्रसिद्ध हॉल के सारे आईने 1680 तक फ्रांसीसी कारीगरों ने ही बनाना सीख लिया था। आज भी सैन गोबैन आईने और कांच के निर्माताओं में दुनिया में अग्रणी हैं। 17वीं सदी में इंडिया के कारीगरों ने आईनों को दीवारों में लगाकर कमरों की शोभा बढ़ाना शुरू किया और जिसका सबसे उत्तम उदाहरण है आगरा किले में शाहजहां का बनाया ये शीश महल। 1832 में जर्मनी के फ्रिट्ज वॉन लिडविग ने एक नई प्रक्रिया खोज निकाली, जिसके कारण आईने सस्ते हो गए और आम लोगों के पहुंच तक आ गए। आज आईने उससे भी सस्ते हैं क्योंकि अब एल्यूमिनियम की कुछ प्रक्रिया के बनते हैं। इसी कारण हम लोग आईनों को कई प्रकार से और कई तरह से इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि कैमरा, दूरबीन, चलती गाड़ी से पीछे नज़र रखने के लिए और सुदूर अंतराल के टोह लेने वाले हबल टेलीस्कोप में भी। तो यह है आईनों की कहानी। पर वादे के अनुसार चीन और जापान के आईनों के बारे में बताना तो अभी बाकी है। जैसे कि मैंने पहले बताया, 2000 साल पहले चीन के कारीगर दुनिया में धातु काम में सबसे माहिर थे और उन्होंने बहुत ही सुंदर ब्रॉन्ज की चीज़ें बनाई थी। उनमें थे कमाल की कारीगरी वाले आईने। मध्य 19वीं सदी में एक आईने का प्रदर्शन एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक ने पेरिस में किया और उस आईने को देखकर बाकी सारे वैज्ञानिक भौचक्के हो गए, क्योंकि उस आईने पर सामने से प्रकाश डालो तो परावर्तित प्रकाश में के पीछे के नक्काशी की छवि दिखती थी। उसके बाद दुनिया के कई वैज्ञानिकों ने ये इस तरह की परछाई क्यों बनती है, ये गुत्थी सुलझाने के लिए और इस आईने को बनाने की तकनीक खोजने के लिए संशोधन शुरू कर दिया। अलग अलग विचारधाराओं में संशोधन हुआ। 20वीं सदी के आते आते ज़्यादातर वैज्ञानिक ये मानने लगे कि इन आईनों को ढालने और बाद में सफाई और पॉलिश करने के बीच आईनों के ब्रॉन्ज के अणुओं में कुछ ऐसा परिवर्तन आता है जिसके कारण ये छवि दिखती है। अब ये माना जाता है कि आईनों की ढलाई और बाद में सफाई और पॉलिश के बीच में उस आईने में अलग अलग चौड़ाई आ जाती है कि जिसमें खुदाई हुई है उसमें कम और बाकी इसमें ज़्यादा, जिसके कारण ये प्रतिकृति तैयार होती है। आजकल इस तकनीक का उपयोग स्पेस के लिए करने का संशोधन जारी है। 2000 साल पहले शुरू हुई इस तरह के जादुई आईने बनाने की कला चीन में अगले 1000 साल तक जीवित रही और हमें उनका किताबों में काफ़ी जिक्र मिलता है, पर उसके बाद वो लुप्त हो गई। इस कला का चीन में पुनर्जीवन हुआ है और जादुई आईने 100 से $150 में मिल जाते हैं। 1700 साल पहले इसमें का एक आईना किसी ने जापानी बादशाह को भेज दिया और जापानी कारीगर इसको बनाने की कोशिश में जुट गए और कामयाब भी हो गए। पर
उनके आईनों में और चीन आईनों में एक फर्क है। इनके आईने नेगेटिव की तरह उल्टे तरह के दिख। उसके बाद ये कला जापानी खानदानों में पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आई है और आज जापान में यामामोटो अकिहिसा नाम का एक ही कारीगर बचा है जो ऐसे आईने बनाते हैं। इस प्रकार के आईने ज़्यादातर जापान के शिंटो मंदिरों में पाए जाते हैं, जहां उन्हें माइयो कहा जाता है। तो ये है चीन और जापान के जादुई आईनों की कहानी। सच्ची विरासत चैनल में पधार कर इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका शुक्रिया। और आप में से जिन लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे मेरी विनती है कि प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बहुत बहुत शेयर कीजिए और हाँ, अपनी राय ज़रूर दीजिए। इससे मेरा हौसला बढ़ता है। इसी तरह का अनूठा विरासत का आयाम लेकर जल्द ही हाजिर होंगे। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए और सेफ रहिए। नमस्कार।